क्या आपको पता है आईएएस ऑफिसर अपने पावर का यूज करते हुए सेक्शन 144 के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में एसएमएस और इंटरनेट सर्विसेज अगले आदेश तक बंद रख सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या किसी बड़े लीडर की रैली होने वाली हो और उन्हें आईएएस ऑफिसर से रैली करने का परमिशन नहीं मिला हो तो उन्हें अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो डील होती है, इसके पेमेंट्स एक आईएएस ऑफिसर के अप्रूवल के बाद ही होते हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आईबी के चीफ भी एक आईएएस ऑफिसर को ही रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के पास यह भी पावर होती है कि वह किसी संदिग्ध व्यक्ति के ईमेल और मोबाइल फोन को टैप भी करवा सकता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे खास पावर्स एक आईएएस ऑफिसर के पास होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 पावर्स के बारे में जानेंगे जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलते हैं। इसके अलावा इन 10 पावर्स में से कुछ ऐसे पावर्स हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अगर किसी क्षेत्र में हिंसा, दंगा और उपद्रव जैसी स्थिति हो जाए तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर के पास यह पावर होती है कि वह पुलिस फोर्स को संबंधित जगह पर तैनात करके स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। वहीं अगर दंगा भयानक रूप ले चुका हो और पुलिस फोर्स से स्थिति नहीं संभल रही हो तो आईएएस ऑफिसर सेक्शन 130 सीआरपीसी के पावर का यूज करते हुए आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं, जिससे कि दंगे पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो सके। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के पास यह भी पावर होती है कि नियम एवं कानून का उल्लंघन करने पर वह कई तरह के संस्थानों को सील भी कर सकते हैं, जिसमें कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉप्स, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज जैसे संस्थान शामिल है। अगर किसी महिला की अननेचुरल डेथ या सुसाइड शादी के 7 साल के भीतर हुई हो तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर सेक्शन 174 सीआरपीसी के पावर को यूज करते हुए मामले की जांच का आदेश दे सकते हैं और जरूरत हुई तो पुलिस को केस रजिस्टर करने का निर्देश भी दे सकते हैं। यह सभी पावर्स आईएएस ऑफिसर को तभी मिलते हैं जब वह एसडीओ या एसडीएम के पद पर पदस्थापित होते हैं। नंबर 9, अगर कोई संस्थान या प्रतिष्ठान मिलावटखोरी, अवैध खनन जैसे कृत्य या नियम एवं कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर के पास यह पावर होती है कि वह संबंधित संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी भरकम जुर्माना लगा सकते हैं। आईएएस ऑफिसर के पास कई तरह के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करने की भी पावर होती है, जिसमें कि मैरिज सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कई डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर बाल मजदूरी से संबंधित मामले की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। नंबर 8, आईएएस ऑफिसर के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन लाइसेंस इशू करने की भी पावर होती है। ये लाइसेंस आईएएस ऑफिसर उन्हीं लोगों को जारी करते हैं जिन्हें अपराधियों से अपनी जान का ज्यादा खतरा होता है। आर्म्स लाइसेंस मिलने के बाद बिना किसी कानूनी अड़चन के छोटे हथियारों को अपने साथ रखा जा सकता है। आईएएस ऑफिसर दंगा एवं उपद्रव जैसे माहौल के दौरान सेक्शन 144 का यूज करते हुए 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा हिंसाग्रस्त इलाकों में टोटल शटडाउन लागू करके एसएमएस और इंटरनेट सर्विसेज अगले आदेश तक बंद भी रख सकते हैं। वहीं अगर हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही हो और थमने का नाम नहीं ले रही तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर सेक्शन 129 सीआरपीसी के पावर का यूज करते हुए पुलिस को फायरिंग करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जिले में कोई बड़ा प्रोग्राम हो या किसी तरह का मेला लगाना या कोई बड़ी पॉलिटिकल रैली या रोड शो होने वाला हो तो इसके लिए भी आईएएस ऑफिसर से ही परमिशन लेना होता है। अगर जिले में कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो या बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होने वाला हो जिससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो या तेज बारिश और मौसम खराब हो तो ऐसे मामलों पर आईएएस ऑफिसर संज्ञान लेते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर सकते हैं। ये सभी पावर्स आईएएस ऑफिसर को तभी मिलते हैं जब वह डीसी या डीएम के पद पर होते हैं। नंबर 7, यदि जेल में बंद किसी कैदी ने 1 साल की सजा काट ली हो और जेल में उसका सभी के साथ व्यवहार अच्छा रहा हो तो ऐसे में आईएएस ऑफिसर अपने पावर का इस्तेमाल करके उस कैदी के आवेदन पर विचार करते हुए एक तय समय तक के लिए पेरोल ग्रांट कर सकते हैं। पेरोल की अवधि समाप्त होने पर कैदी को वापस जेल लौटना होता है। इसके अलावा यदि जिला या डिवीजन में तैनात पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत या गड़बड़ी करने की सूचना मिलती है तो फिर आईएएस ऑफिसर जांच रिपोर्ट तैयार करके ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर के पास फायर आर्म्स लाइसेंस का अप्रूवल देने की भी पावर होती है। फायर आर्म्स लाइसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद बड़े हथियारों को साथ रखने की अनुमति मिल जाती है। ये सभी पावर्स आईएएस ऑफिसर को डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट पर मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में सिविल सर्विस एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर बनोगे। नीचे कमेंट में बताएं।
नंबर 6, राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का पावर भी एक IAS ऑफिसर के पास ही होता है। इसके अलावा IAS ऑफिसर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काम में गड़बड़ी पाए जाने पर सस्पेंड कर सकते हैं। वहीं काम में लापरवाही बरतने का आरोप पाए जाने पर IAS ऑफिसर किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कुछ महीनों के वेतन भुगतान पर रोक लगा सकते हैं। IAS ऑफिसर को ये सभी पावर्स स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर मिलते हैं। IAS ऑफिसर बनने के लिए UPSC सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होता है। 5, चीफ सेक्रेटरी के रूप में IAS ऑफिसर का पोस्ट स्टेट में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। राज्य के सभी IAS ऑफिसर में चीफ सेक्रेटरी ही सबसे बड़ा पोस्ट होता है। चीफ सेक्रेटरी स्टेट के सभी प्रशासनिक मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर्स को IAS में प्रमोशन देने में भी चीफ सेक्रेटरी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAS ऑफिसर के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास यह पावर होता है कि यदि राज्य में तैनात किसी सिविल सर्वेंट ने कंडक्ट रूल्स का पालन नहीं किया तो ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी उस ऑफिसर के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के हेड होते हैं जो IAS ऑफिसर को प्रमोशन देने का काम करती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में IAS ऑफिसर का पोस्ट सबसे पावरफुल पोस्ट में से एक होता है। डिफेंस सेक्रेटरी पूरे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेड होते हैं। इनका मुख्य कार्य डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर नीति निर्देश तैयार करना होता है। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी फॉरेन कंट्रीज के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी काम करते हैं और इस दौरान कई कंट्रीज के विजिट पर भी जाते हैं। IAS ऑफिसर के रूप में डिफेंस सेक्रेटरी देश का डिफेंस बजट तैयार करवाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, NCC और टेरिटोरियल आर्मी के सभी प्रशासनिक और वित्त मामले डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर ही आते हैं। इसके अलावा नए कैंटोनमेंट्स का निर्माण, उसका सीमा निर्धारण करना और कैंटोनमेंट्स को मिलिट्री स्टेशंस में तब्दील करना, यह सभी पावर्स भी डिफेंस सेक्रेटरी के पास ही होती है। इंडिया के सभी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट भी डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर ही आते हैं। बॉर्डर पर रोड्स का विकास करना और BRO के तमाम मामले भी डिफेंस सेक्रेटरी ही देखते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेस करना और उसके पेमेंट्स भी डिफेंस सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही होते हैं। IAS ऑफिसर को डिफेंस सेक्रेटरी बनने में 30 से 32 साल का लंबा समय लग जाता है। नंबर 3, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के तौर पर IAS ऑफिसर पूरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मामलों पर फाइनेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर भी होते हैं। इसके अलावा इंडिया के सभी रीजनल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले भी फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर ही आते हैं। IBPS जैसी रिक्रूटमेंट बॉडी, सेबी और PFRDI जैसी रेगुलेटरी बॉडीज और नाबार्ड और IDBI जैसी कई संस्थाएं भी फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर आती है। भारत के कई स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE और CSE जैसे एक्सचेंजेस के मामले भी फाइनेंस सेक्रेटरी ही देखते हैं। CBDT जिसके अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, इसके चेयरमैन IAS ऑफिसर के रूप में फाइनेंस सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा CBIC जिसके अंडर में कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इसके चेयरमैन भी कई मामलों पर फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में एक IAS ऑफिसर को ही रिपोर्ट करते हैं। नंबर 2, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में IAS ऑफिसर पूरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। यदि इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे MI, SI, DRI, IB और रॉ जैसी एजेंसीज को किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि पर संदेह होता है तो ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसीज होम सेक्रेटरी के पास ईमेल या फोन टैपिंग का रिक्वेस्ट भेजती है। होम सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही संदिग्ध व्यक्ति के ईमेल और मोबाइल फोन्स को टैप किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो ऐसे में IAS ऑफिसर के रूप में होम सेक्रेटरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिक्वेस्ट पर स्पाईवेयर यूज करने का अप्रूवल दे सकते हैं। स्पाईवेयर यूज करने के साथ ही संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल जाता है। होम सेक्रेटरी IPS की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के हेड होते हैं। अगर किसी IPS ऑफिसर को अपना स्टेट कैडर चेंज करवाना होता है तो ऐसे में IAS ऑफिसर के रूप में होम सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही स्टेट कैडर चेंज होता है। BSF, ITBP, CISF और CRPF जैसी कई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी होम सेक्रेटरी के अंडर ही आती है। इसके अलावा IB, NSG, NIA और NCB जैसी एजेंसीज भी होम सेक्रेटरी के अंडर आती है। IB के चीफ भी IAS ऑफिसर के रूप में होम सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं। नंबर 1,
कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के तौर पर आईएएस ऑफिसर देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट होते हैं। आईएएस में इससे बड़ा पद और कोई नहीं होता। कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के सभी सेंट्रल ऑफिसेस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के सारे मामले देखते हैं और उस पर दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के पास काफी अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी का काम कैबिनेट का एजेंडा तैयार करना और मंत्रालयों, विभागों के बीच मतभेदों को दूर करना होता है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज बोर्ड के हेड भी होते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों में यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए तो इसे भी सुलझाना कैबिनेट सेक्रेटरी का काम होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट कमिटीज, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। रॉ के चीफ प्रशासनिक मामलों पर सबसे पहले आईएएस ऑफिसर के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इतने सारे पावर्स एक आईएएस ऑफिसर को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।